चंद्रयान-3 डेड हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत सारी न्यूज साइट्स कह रही हैं, और जो ऐसा डायरेक्टली नहीं भी कह रही हैं वो भी इनकी ही तरफ इशारा कर रही हैं। तो आखिर क्यों हमारा चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भी फेल हो गया? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 4 सितंबर 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 जो कि इस समय मून पर मौजूद है, उससे अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट एक्सपोज किया। जब उन्होंने चंद्रयान-3 को मून के सरफेस से 40 सेंटीमीटर ऊपर फिर से उड़ाया, उसके बाद रीलैंड किया। उसके बाद तब से लेकर 22 सितंबर तक कंप्लीटली उसे स्लीप मोड पर डाल दिया, यानी नेक्स्ट लूनर डे उन्हें वो एक्टिवेट करना चाहते थे। लेकिन 22 सितंबर के बाद फिर से रीएक्टिवेट सिग्नल जब चंद्रयान-3 के पास भेजे गए, तब से लेकर अब तक 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी सिग्नल चंद्रयान-3 की तरफ से नहीं आया। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन डायरेक्टर नीलेश देसाई और चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह सोच रखा था कि चंद्रयान-3 के दोबारा से ऑपरेट करने की 50-50 चांसेस हैं, वो भी सिर्फ 30 सितंबर तक। तो आखिर ऐसी क्या गलती हो गई इसरो के साइंटिस्टों से, जो कि अब वो रीएक्टिवेट कर ही नहीं पा रहे हैं चंद्रयान-3 को, और इससे हम सबको क्या फर्क पड़ता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस चीज के बारे में अब तक बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल चुकी हैं, जो कि एकदम लॉजिकलेस थी। तो आइए इस चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली 22 सितंबर को हुआ क्या था। चंद्रयान-3 रीएक्टिवेट नहीं हो सकता दोबारा, ऐसा मैं नहीं बल्कि इसरो के एक सीनियर ऑफिसर ने पहले से ही ये चीज अनाउंस कर दी थी। उन्होंने कहा कि इतने ठंड में जो हमने सोलर बैटरीज लगाई थी वो केवल -18 डिग्री तक काम कर सकती थी, लेकिन लूनर नाइट में जो मून का टेम्परेचर होता है वो -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब इससे होता ये है कि बैटरी के अंदर होने वाली जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, और इसी की वजह से बैटरी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ठप पड़ जाता है। मतलब कुल मिला के बैटरी फ्रीज हो जाती है और वो पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। और इसरो के वैज्ञानिकों ने ये ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उन्हें एक और पेलोड लगाना चाहिए था चंद्रयान-3 के अंदर, जो कि उसे इतनी एक्सट्रीम ठंड में भी हीट प्रोवाइड कर सकता था, जिसका नाम है RHU और मोर प्रोबेबली RTG, जो कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। बट व्हाट इज RTC, और ये कैसे हमारे प्रज्ञान रोवर को और चंद्रयान-3 के लैंडर को जिंदा रहने में हेल्प कर सकता था? और आखिर जब इसरो के ऑफिशियल्स को ये पता था कि ये डिवाइस इंस्टॉल करने से हम दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते थे चंद्रयान-3 को, इसकी हमें गारंटी मिलती, तो आखिर क्यों उन्होंने हमें झूठी उम्मीद दी? क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ये बहुत ज्यादा महंगा था, या फिर ये बहुत ज्यादा भारी था, या फिर हमारे पास ये चीजें उपलब्ध ही नहीं है? आइए देखते हैं। अब जब आप इसके मैकेनिक्स को समझोगे तो आप खुद ही कहोगे कि आखिर क्यों इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे इंस्टॉल नहीं किया। और शॉकिंगली इसकी वर्किंग इतनी ज्यादा सिंपल है कि इसका इन्वेंशन आज से 200 साल पहले ही हो चुका था। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ साल 1821 की, जब थॉमस सीबेक ने ये नोटिस किया कि जब उन्होंने 2 अलग मेटल को एक साथ जोड़कर एक के पॉइंट को एक्सट्रीम हीट पर रख दिया और एक को एक्सट्रीम ठंडा कर दिया, तो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज की वजह से इन दोनों ही मेटल्स के बीच में करंट फ्लो होने लगता है। और इस प्रोसेस से जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। और जो भी डिवाइसेस ऐसा करंट बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोकपल। और जब हम इन्हीं थर्मोकपल को एक गुड क्वांटिटी में यूज करते हैं तो उससे बनता है RTG। और अपोलो मिशन के वक्त से नासा इसको यूज करता चला आ रहा है, और चेंगी 3 और चेंगी 4 जो कि चाइना के मिशन थे, उन दोनों में ही इनका यूज किया गया था। यानी इस चीज की तो गारंटी थी कि अगर RTC इसरो ने यूज किया होता तो हमारा चंद्रयान-3 दोबारा से रीएक्टिवेट किया जा सकता था। बट गाइज होल्ड ओवर हियर, क्या आपने इस डिवाइस के फंडामेंटल फ्लो को नोटिस किया? अब जैसा कि मैंने आपको वर्किंग इसकी पहले ही समझा दी, तो इसके हिसाब से इसके एक कोने को हमें हीट प्रोवाइड करनी होती है और एक को कोल्ड प्रोवाइड करना होता है। अब इसको ठंड प्रोवाइड करना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मून पर तो ऑलरेडी ठंड होती ही है। लेकिन उस गर्म हिस्से का क्या?
हम उस पर गर्मी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप इसके पीछे की वजह जान गए तो आप आराम से इसरो की मजबूरी भी जान जाओगे। देखिए, हीट को प्रोवाइड करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो एक थर्मोकपल एज ऑब्वियस, और दूसरा एक हीट सोर्स। अब थर्मोकपल की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट एक स्पेशल टाइप के थर्मोकपल को बनाते हैं, उसको एक सर्कुलर पैटर्न में एडजस्ट कर यूज करते हैं। और हीट सोर्स के लिए वो एक रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम सोर्स को उसके बीच में ऊपर के साइड रख देते हैं, जो कि एक साइड से हीट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर स्पेशल टाइप के थर्मोकपल से मेरा मतलब ये था, अब वैज्ञानिकों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन थर्मोकपल में कुछ चेंजेस किए। उन्होंने N टाइप नेगेटिव और P टाइप पॉजिटिव मेटल्स का यूज किया और उनके हिसाब से एक चेन बनाई। अब इनसे होगा ये कि जो प्लूटोनियम डीके की वजह से वहां पर हीट जनरेट हुई है, वहां के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे और फिर वो कोल्डर एंड की तरफ बढ़ने लगेंगे। और फिर जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि उसके अंदर एक पूरा रेडियो एक्टिव पार्टिकल है तो उसे भी मैनेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तामझाम तो करने ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक पूरे आरटीजी का जो वेट होता है वो 35 केजीज का होता है। और हमारे प्रज्ञान रोवर का ही पूरा वेट केवल 26 केजीज था। यानी कि आरटीजी का जो वेट था वो हमारे प्रज्ञान रोवर से ऑलमोस्ट लगभग 10 केजीज ज्यादा था। तो इसीलिए उसे प्रज्ञान रोवर के अंदर फिट करना इम्पॉसिबल था। अब आप सोचेंगे कि चेंगिस 4 में इस चीज को कैसे यूज किया गया। देखिए, इन दोनों ही मिशंस का ऑब्जेक्टिव काफी अलग था और चंद्रयान 3 के बारे में इसरो ने पहले से ये एक्सपोज कर दिया था कि चंद्रयान 3 के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराना, उसके बाद कैपेबिलिटीज को चेक करना और कुछ बेसिक सी वहां पर रिसर्च करना। और इन तीनों चीज को अगर गौर से देखा जाए तो इन तीनों चीजों को इसरो ने अचीव कर लिया। अब इसीलिए इसरो चंद्रयान 4 को भी प्लान कर रही है, जो कि वो जापान के साथ मिलकर करेगी। और उसमें हमारे ESA और नासा भी हेल्प करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा एडवांस रिसर्च वहां पर कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 कम्प्लीटली फेल हो चुका है या फिर अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप चंद्रयान 4 के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे चंद्रयान 4 कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।